नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें दो पक्ष तो पहले से भी थे, लेकिन उन नतीजों पर प्रतिक्रिया के लिहाज से कह रहा हूं। बीजेपी की सीटें घट गई, ये बड़ा स्पष्ट है। खुशी किसको हुई और कौन उदास है, किससे खुशी होनी चाहिए थी और नहीं हुई, आज इसकी बात करेंगे। ये जो विरोधाभास है, ये आगे की राजनीति पर असर डालने वाला है। तो बीजेपी की सीटें कम हुई तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल उछल रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो हारे नहीं हैं, जीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है उसकी 99 सीटें नहीं 272 सीटें आ गई हैं। और क्यों आ गई हैं? अगर आप कांग्रेस के समर्थक इकोसिस्टम के लोगों की बातें सुनिए, उनके लेख और उसके अलावा टीवी पर और दूसरे संचार माध्यमों पर उनके बयान सुनिए, तो उनकी खुशी का कारण ये है, वो इसलिए खुश हैं कि 2014 से पहले का माहौल लौट आया। यानी उनका इकोसिस्टम फिर से जो है रेस्टोर हो गया। 2014 से पहले जिस तरह से सत्ता से करीबी का लाभ उठा रहे थे, वो उठाने के दिन आने वाले हैं। उनको लग रहा है कि ये मोदी के अंत की शुरुआत है, इसलिए वो खुश है। वो कह रहा है आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसका रीबर्थ हुआ है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, और इसलिए वो खुश हैं। आप देखिए उनके, अगर आप पिछले 10 साल के लेख पढ़ें और उनके बयान सुने तो आपको जो है विलाप और क्रंदन नज़र आएगा। आज वो खुश हैं कि जनतंत्र बच गया, जैसे कांग्रेस पार्टी ने बचा लिया हो। जनतंत्र बचाने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बन गई है। अब जो लोग ये बात कह रहे हैं उनकी बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी और जनतंत्र बचाना, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। और ये बात केवल बयानों के आधार पर नहीं या किसी की राय के आधार पर नहीं। कांग्रेस पार्टी का 1947 से अब तक का, उससे पहले का छोड़ दीजिए, 1947 से अब तक का जो 50, 52, 55 साल वो सत्ता में रही है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उस दौरान उसका जो कंडक्ट है, उसका जो काम काज है, उसके जो निर्णय हैं, उसके जो फैसले हैं, उसने जिस तरह के कानून बनाए या बनाने की कोशिश की, उन सब को देखें आप तो कांग्रेस पार्टी को जनतंत्र बचाने वाली या जनतंत्र की रक्षक पार्टी के रूप में तो आप नहीं देख सकते। संविधान बनने के कुछ ही साल में, अगले 2-3 साल में, जो पहला संविधान संशोधन विधेयक आया वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार लेकर आई। किस लिए? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? केरल की एक पत्रिका, वामपंथी पत्रिका, उसके संपादक थे जो कभी जो है इंदिरा गांधी के बाद में जो है बड़े करीबी रहे, थापर साहब, उनकी पत्रिका थी। और ऑर्गेनाइज़र, 2 पत्रिकाओं में जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना हुई थी और इसको उन्होंने देश के विरोध में माना और इस पर अंकुश लगाने के लिए पहला संविधान संशोधन विधेयक आया। उससे पहले इन दोनों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इनके प्रकाशन पर, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पर। दोनों पत्रिकाओं के मालिक संपादक जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस प्रतिबंध को हटा दिया, कहा यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, ये फंडामेंटल राइट है इनका, आप कैसे छीन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, फैसला नहीं आया था। उसी बीच में संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया, यानी खेल के नियम बदल दिए गए। इस काम की शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी में क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, ये सब आप जानते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो जनतंत्र बचाने के लिए काम करेगी और इसका श्रेय उसको देना, आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक खेल है। लेकिन ये खेल खेला जा रहा है और अभी आने वाले दिनों में और खेला जाएगा और इसमें आक्रामकता और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये एहसास उनके अंदर घर करता जाएगा कि सीटें भले कम हो गई बीजेपी की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के कामकाज के तरीके में कोई अंतर नहीं आया। वो जो कमजोरी देख रहे हैं संख्या बल के आधार पर, उसके कारण जो है सरकार कमज़ोर नहीं हुई है। बजट पर रिएक्शन से आप समझ लीजिए, उसके बारे में कहा जा रहा है ये सरकार बचाने का जो है बजट है। तो ये सबसे बड़ी उम्मीद उनकी इन्हीं 2 पार्टियों से थी, टीडीपी और जेडीयू से।
कि यही एक दिन इस सरकार को अस्थिर करेंगे, सरकार को गिराएंगे। वो देख रहे हैं कि ये तो संबंध और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो इसलिए हमला बजट पर है। बजट में ऐसा नहीं है कि इन्हीं 2 राज्यों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, कई राज्यों के लिए हुई है। रेलवे में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी एक राज्य में आया हो तो उत्तर प्रदेश है, उसके अलावा बाकी सभी राज्यों के लिए भी है, लेकिन उससे उनका एजेंडा जो है वो कमज़ोर पड़ता है अगर सबकी बात करेंगे। हमला ये कि सरकार बचाने के लिए इन 2 राज्यों को एक तरह से स्पेशल पैकेज जैसा दिया, और दूसरा जो विपक्षी दलों की पार्टियों की सरकार है उनके साथ भेदभाव हुआ। अपने भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो जांच में पकड़ा गया है, साबित हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। उसकी वजह से अगर फंड रुका हुआ है तो ये आरोप केंद्र पर कि केंद्र सरकार राज्य सरकार का पैसा जो है रिलीज नहीं कर रही है, भेदभाव कर रही है। तो ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी कह रही है कि बांग्लादेश में जो समय आंदोलन चल रहा है उसके कारण जो भी बांग्लादेश से आएगा हम उसको शरण देने के लिए तैयार हैं। आप देश की न तो प्रधानमंत्री हैं, न विदेश मंत्री हैं, न गृह मंत्री हैं। देश की सीमा खोलने का दूसरे देश के नागरिकों के लिए आपके पास कौन सा अधिकार है? और इस पर बीजेपी जो बोली सो बोली ही। सबसे ज़्यादा और सबसे तीखा इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की बांग्लादेश की सरकार ने। भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि हमारे लोग शरणार्थी नहीं हैं और इस तरह का बयान हमको पसंद नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी तो अपने वोट बेस को, मतलब अपना जो वोट बैंक है, उसको एड्रेस कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस सीमा तक जा सकते हैं ये लोग। तो इन लोगों को बीजेपी की सीटों की संख्या घटने से उसका निष्कर्ष इन लोगों ने ये निकाला है कि इस देश के मतदाता ने, इस देश की जनता ने हिंदुत्व की राजनीति को नकार दिया है, मोदी की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है, संघ परिवार की विचारधारा को रिजेक्ट कर दिया है। करोड़ों लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देने दिलाने की ज़रूरत उनको महसूस नहीं होती, क्योंकि फिर उनका एजेंडा पंक्चर हो जाएगा। तो इसलिए बात होगी सिर्फ सीटों के घटने की। ये भी बात नहीं होगी कि लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही रह गए। 3 लोकसभा चुनाव से लगातार कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। ये कांग्रेस की एक्सेप्टेंस है और 240 सीटें पाने वाली बीजेपी का रिजेक्शन है। ये निष्कर्ष निकाला गया है। चुनाव के दौरान बाकायदा अभियान चलाया गया कि लोगों में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बहुत नाराज़गी है, और ख़ासतौर से युवाओं में पेपर लीक और अग्निवीर योजना को लेकर नाराज़गी है। और इस तरह के तमाम मुद्दे उठाए गए कि ये असल में बेसिक मुद्दे हैं लोगों के, उस पर लोगों की नाराज़गी है। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद इनमें से किसी मुद्दे की बात नहीं हो रही है कि इनके कारण बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा या बीजेपी की सीटें कम हो गई। कहा जा रहा है कि हिंदुत्व रिजेक्ट हो गया इसलिए सीटें कम हो गई। तो मतलब आप इन्हीं लोगों के तर्क को अगर आगे बढ़ाएं तो आज भी हिंदुत्व की ताकत सबसे ज़्यादा है। यानी 240 लोकसभा की 543 543 में से 240 सीटें लाने की ताकत हिंदुत्ववादियों की है, जब उनका सबसे खराब प्रदर्शन है। और हिंदुत्व का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी की ताकत जो है सिर्फ 99 सीटें, 99 सीट्स लाने की ताकत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि निष्कर्ष जो निकाला जा रहा है वो किस तरह से तथ्यों की अनदेखी करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। जो लोग खुश नहीं हुए जिनको होना चाहिए था, वो है मुस्लिम समाज। बीजेपी कमज़ोर हो इससे ज़्यादा खुशी मुसलमान समाज के अलावा और कहाँ हो सकती है। लेकिन वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। वो ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षवादी हैं, ये सेकुलरिस्ट है, ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उनकी तरह से खुश नहीं है, बल्कि वो दुखी है। क्यों दुखी हैं? उनको दिखाई दे रहा है कि कुछ तो बदला नहीं है।
मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, सरकार बन गई उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथियों के भाषणों में, और बात तो छोड़ दीजिए, भाषणों में कोई अंतर नहीं आया है 4 जून के बाद और 4 जून के पहले जो था। उनके तेवर में कोई अंतर नहीं आया है भाजपा के और संघ परिवार के जो 4 जून से पहले था। तो उनको समझ में आ रहा है कि बदला कुछ नहीं है, लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को लग रहा है कि सब कुछ बदल गया, आमूल परिवर्तन हो गया है, उनके अच्छे दिन लौट आए हैं, इसलिए वो खुश है। इसलिए अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये चुनाव जो है 2024 का उनके अस्तित्व का सवाल था। अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2019 से ज़्यादा या उतनी सीटें मिल गई होती तो ये इकोसिस्टम की नींव हिल गई होती, लेकिन उसकी नींव हिली नहीं, क्योंकि बीजेपी की सीटें कम हो गई। उसके बहुत से कारण हैं, उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए उन बातों को फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है कि जितना ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो देश में है, देश के बाहर है, जितना कमज़ोर करना चाहता था बीजेपी को, मोदी को, संघ परिवार को, हिंदुत्व की विचारधारा को, उतना कर नहीं पाया। बल्कि मैं कहता हूँ कि उस मुद्दे पर, कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे पर, लोगों ने ये बताया कि वो अब भी संघ परिवार और भाजपा के साथ है, भाजपा के विरोध में नहीं है। उनको शिकायत है भाजपा से तो दूसरे कारणों से है, भाजपा के नेताओं के एरोगेंस से है, उनके अहंकार से है, उनकी रोज़मर्रा की समस्याओं के हल न होने के कारण है। उनकी समस्या जो उनको अपेक्षा थी बीजेपी से, उन अपेक्षाओं के पूरा न होने की है। हिंदुत्व के विरोध में नहीं खड़े हैं। ये वोट जो है 2024 का, ये हिंदुत्व विरोधी वोट नहीं है। जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनको बहुत जल्दी ही बड़ा झटका लगने वाला है, और ये नैरेटिव जो है पूरी तरह से ध्वस्त होगा अगले कुछ महीनों में। जो 4-5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो जाएंगे। उसी समय लगभग जो है जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है चुनाव, जिसकी बड़ी संभावना है, और जनवरी में जो है दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा। तो लगभग 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है वो ध्वस्त होगा इन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। तो जो सच्चाई देश के मुस्लिम मतदाता को दिखाई दे रही है, वो सच्चाई लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम और कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो सच का सामना नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत से रूबरू नहीं होना चाहते, अपने सपनों की दुनिया में जीना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बस मोदी को गिरा दिया है, उसका समापन समारोह होना बाकी है। और मुझे लगता है कि इस गफलत का शिकार सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी है। उसका जो रवैया लग रहा है उससे ये साबित हो रहा है, उससे ये निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि उसको ज़मीनी सच्चाई का एहसास अब भी नहीं हुआ है। उसकी सीटें जहां बढ़ी हैं ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जहां गठबंधन के साथी हैं। दूसरी बात, वो अपने गठबंधन के साथियों के लिए बोझ बन रही है, और आने वाले दिनों में ये जो टकराव है जो अभी बाहर नहीं आ रहा है वो बाहर आता हुआ दिखाई देगा। और ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसमें जो दरार है वो और चौड़ी होने वाली है। इसकी लड़ाई खुले में आने वाली है। तो इसलिए जो उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीए में दरार आएगी, टकराव होगा, टूटेगा, छीका टूटेगा और बिल्ली को मलाई और जो है दूध दही मिलेगा, वो कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि उसका ठीक उल्टा होने वाला है। ये विपक्षी एकता कितने दिन तक कायम रह पाएगी जो अंदर से बिखरी हुई है। अलग अलग तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। पूरा विपक्ष राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए अब भी तैयार नहीं है, और ये विपक्षी दलों की सबसे बड़ी समस्या आने वाले दिनों में बनने वाली है, जिसका एहसास अभी कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
सदन में, राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित किया, वो उनके फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। अपनी बेटी की उम्र की महिला को वो माता जी कह रहे हैं। 80 साल से ऊपर के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और देश की वित्त मंत्री को माता जी कह रहे हैं सदन में, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में नहीं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी की हताशा दिनों दिन किस तरह से बढ़ रही है। तो ये जो इकोसिस्टम बकअप कर रहा है कांग्रेस पार्टी को कि बस गिरा ही दिया है मोदी को, उसको बड़ा धक्का लगने वाला है बहुत जल्दी ही। और वो धक्का जो है बीजेपी की ओर से नहीं, वो मतदाताओं की ओर से लगेगा, आम लोगों की ओर से लगेगा। आम लोग उस तरह से नहीं सोच रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सोच रहा है। इस सच्चाई का जिस दिन एहसास होगा, उस दिन उनको पता चलेगा कि वो कितने पानी में खड़े हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।